आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुक 2 कंपनी अकाउंट्स। आप लोगों को पता है आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए होता है 60 मार्क्स का, सेक्शन बी होता है 20 मार्क्स का। सेक्शन बी इज योर बुक 3, सेक्शन ए इज योर बुक 1 एंड बुक 2। 2 बुक्स आपकी हैं, ठीक है। ये आपकी पार्टनरशिप है। ये सब ऑल्दो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं दोबारा से आपको याद दिला रही हूँ। जो 36 मार्क्स की है और ये है कंपनी अकाउंट्स जो 24 मार्क्स का है। इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वली डिवाइडेड है, इनके बीच में आपस में कोई ऐसा फिक्स्ड अमाउंट मार्क्स नहीं है कि हाँ ये चैप्टर इतने मार्क्स का ही आएगा। बट अगर हम बहुत उसमें जाके देखें तो जनरली ऐसा होता है जनरली कि डिबेंचर्स आपका 10 मार्क्स का आता है और शेयर्स आपका 14 मार्क्स का आता है। दिस इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स कि इतना इतना आता है, बट बिल्कुल भी ये फिक्स्ड नहीं है। हाँ, फिक्स्ड क्या है? फिक्स्ड ये है कि जब हम शेयर्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें एक 6 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन। ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये ऑप्शन में आता है, मतलब इसमें इंटरनल चॉइस आती है। ये फिक्स है कि ये इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन ही आएगा, एक 6 मार्क का। एक 3 या 4 मार्कर का क्वेश्चन आएगा जो बैलेंस शीट बेस्ड होता है, ठीक है। 2 MCQs आते ही हैं, ठीक है। तो अब अगर हम मान के चले तो 6 मिनिमम मार्क्स मिले, 9 and 2 11। 11 तो मिनिमम है ही, ज्यादा भी आ जाता है, ठीक है। तो वो सब चीजें ऐसे डिबेंचर्स में भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो कि फिक्स्ड हैं, कुछ चीजें हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं। बट मार्क्स समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर कितना वेटेज रखता है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझना। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते तो फिर चाहे वो 2 नंबर का चैप्टर हो चाहे वो 20 नंबर का चैप्टर हो, और कॉन्सेप्ट आते तो इतने मर्जी नंबर का हो। क्योंकि जब आप इसको CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो CUT में आपको कोई ऐसी मार्किंग स्कीम नहीं गिवन होगी। उसमें हो सकता है कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी किसी पेपर में उन्होंने थ्योरी पूछ ली, प्रैक्टिकल पूछे ही नहीं। किसी पेपर में प्रैक्टिकल पूछ लिए, किसी पेपर में सिर्फ पार्टनरशिप पूछ ली, किसी में सिर्फ कंपनी पूछ ली, किसी में बुक 3 पूछ ली। तो देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें दोनों एग्जाम्स के लिए साइमल्टेनियसली पढ़ाई करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं। CUT में सिर्फ और बोर्ड्स में अगर देखा जाए तो सिर्फ क्वेश्चंस के पैटर्न का ही तो डिफरेंस है, सिलेबस तो यही है, ठीक है। तो अब हम शेयर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ यू नो अबाउट शेयर्स। क्या होते हैं शेयर्स? का मतलब क्या है? अगर शेयर वर्ड का मतलब हम समझना चाहें तो क्या होता है? मीन्स पोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी, बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी, वेदर प्राइवेट और वेदर पब्लिक, है ना। तो वो जो पोर्शन है उसे हम शेयर कहते हैं। तो शेयर्स बेसिकली जो भी उसकी ओनर्स कैपिटल है उसका पार्ट होता है, उसका शेयर होता है। तो अगर हम शेयर्स में और डिबेंचर्स में डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताओ? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बिल्कुल परफेक्ट। ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। और शेयर्स गवर्नमेंट बेसिस पे होते हैं, वो
डिबेंचर्स पर टेम्पररी बेसिस पे होते हैं? ये परमानेंट है और ये टेम्परेरी है। तो शेयर भी टेम्पररी हो सकते हैं ना, जब हाँ। ऐसे और टाइम बाद हाँ बिल्कुल, शेयर्स अगर एक फिक्स टेन्योर के लिए हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो। टू बी शेयर परमानेंट। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स हो तो उनका एक टाइम बाउंड होता है। और क्या फ़र्क है? प्रायोरिटी। सोचो, ये तुम लोग सब 11th में पढ़ कर आए हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर कंप्लीटली न्यू टॉपिक होता तो मैं नहीं पूछती तुमसे, मैं पढ़ा देती सीधा। बट मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि थोड़ा तो आंसर्स पता ही होंगे, 11th में पढ़ा था। हाँ 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 हाँ, करीब आ रहा है। इक्विटी शेयर्स आपको लाइक कंट्रोल देते हैं और आप लाइक कंपनी का एक पार्ट होते हो इन ओवरऑल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, चल गुड। डिबेंचर्स अब पहले प्रायोरिटी। ये ओनर्स फंड है और ये बोरोड फंड्स हैं। ठीक है, जो तुमने बात बोली मैं उनको एक टेक्नोलॉजिकल वर्ड दे देती हूँ कि टेक्निकल वर्ड्स हैं। ये पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट है एंड डिसीजन मेकिंग। जो भी मैनेजमेंट है और डिसीजन मेकिंग है उसमें इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये ज़रूर है कि इक्विटी शेयर्स पूरे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड डिसीजन है उन्हीं में पार्टिसिपेट करते हैं। बट ये नहीं करते। इनसे हमने, कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी अपने लोन लेके बात खत्म, डू नॉट पार्टिसिपेट। इनको डिविडेंड रिसीव्ड होता है व्हेन प्रॉफिट एग्जिस्ट। अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, जबकि ये मैंडेटरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या मिलता है इनको? इंटरेस्ट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इनको मिल रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स, उनको प्रॉफिट सिर्फ तब मिलता है व्हेन देयर इज प्रॉफिट। इफ देयर इज नो प्रॉफिट दे विल नॉट गेट डिविडेंड। इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चाहे डिविडेंड हो और चाहे इंटरेस्ट हो, इनके लिए एक कॉमन टर्म आती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर वो इक्विटी शेयर्स पे है तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स, अगर डिबेंचर्स का है तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो जो भी कॉस्ट है, मतलब जो भी पेमेंट हम उस इन्वेस्टर को एज डिबेंचर होल्डर, एज शेयर होल्डर कंपनी कर रही है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डिबेंचर्स में इट हैज टू बी पेड इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट्स, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, whereas this is mandatory to pay and whereas this is not mandatory to pay। ठीक है, ये दोनों में क्लियर हुआ शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस? क्लियर हो गया? चलो ये नोट डाउन करो, फिर हम शेयर्स के टाइप्स करेंगे। और जब लिक्विडिटी होती है तब भी लिक्विडिटी ऑफ कंपनी बंद हो जाती है। हाँ, जब भी कंपनी वाइंड अप होती है तब भी ऐसा होता है कि डिबेंचर होल्डर्स को पहले पेमेंट मिलेगी, क्योंकि वो एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, तो इनको बाद में मिलेगी। तो शेयर में इक्विटी शेयर और दूसरे कौन से? प्रेफरेंस, अभी हम उसी के बारे में करने वाले हैं बात। अब अगर हम शेयर्स के टाइप्स के बारे में बात करें तो शेयर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। एनी आइडिया क्या?
इक्विटी शेयर्स में क्या बोलते हैं, वोटिंग पावर होती है, उसमें वोटिंग पावर मिलती है। हाँ, इक्विटी शेयर्स में वोटिंग पावर होती है, प्रेफरेंस में वोटिंग पावर नहीं मिलती। और स्पेसिफिक केसेस होते हम्म हैं। और प्रेफरेंस शेयर में आपको लाइक देन प्रॉफिट इज बीइंग डिवाइडेड, उन्हें पहले शेयर मिलता है, इक्विटी को बाद में मिलता है। तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो तरह के प्रेफरेंस मिलते हैं। फर्स्ट, डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और दूसरा प्रेफरेंस क्या मिलता है? क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस का मिलता है। और फाइंडिंग ऑफ होता है। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप receive payments before equity shareholders. इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये हमारे रियल ओनर्स होते हैं, इनको पूरे वोटिंग राइट्स होते हैं, पूरा इंस्पेक्शन के राइट्स होते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ये जब भी चाहें इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ जो उनसे रिलेटेड मैटर हैं उसमें ही उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, और वो ऐसे ओपनली इंस्पेक्शन पे नहीं आ सकते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, whereas प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द रियल ओनर्स। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एनी आइडिया? On the basis of dividend, cumulative लिख लेते हैं, on the basis of cumulative, और parties on the basis of participation, on the basis of convertibility, और कौन सा होता है? On the basis of time, redemption। ठीक है, कैसे होता है? जैसे कि क्यूमुलेटिव में एक होते हैं क्यूमुलेटिव, एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। लग रहा है कुछ नाम से पता क्या होगा ये? कि एक टाइप पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे नहीं किया तो फिर क्यूमुलेटिव नेक्स्ट टाइम पे करना होगा, और नॉन क्यूमुलेटिव नहीं करना होगा। हाँ, आज ये फुल फॉर्म में है लड़का। Cumulative में if company does not pay dividend in the current year, this dividend cumulative to accumulate to the next year, and first this total dividend will be paid, उसके बाद इक्विटी डिविडेंड की बारी आएगी। ठीक है, तो कंपनी पहले इनका पिछले साल का डिविडेंड देगी, फिर इस साल का देगी, फिर बचेगा तो बेचारे इक्विटी वालों की बारी आएगी। क्यूमुलेटिव में अगर मैंने इसमें ये था तो इस साल नहीं दिया तो इस साल नहीं दिया तो मुझे अगले साल इसी साल का देना पड़ेगा। हाँ उस साल का तो अगले साल हाँ में ऐड हाँ, और बट कंपनी ऐसे सिर्फ 3 साल तक क्यूमुलेटिव कर सकती है, उसके बाद उनको उसे हटाना पड़ता है। अब ये लायबिलिटी है, बट ये लायबिलिटी हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, इसको फुटनोट्स में शो करते हैं एज कंटिंजेंट लायबिलिटी।
बिकॉज कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? which depends on occurrence of any event, and this cumulative dividend depends on occurrence of profit. If profit occurs, then it will be paid. If profit will not occur, it will not be paid. तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यूमुलेटिव जहां पर हो रहा है, नॉन क्यूमुलेटिव जो क्यूमुलेट नहीं होता। ठीक है, जैसे प्रेफरेंस शेयर जो भी होते हैं ना, उनके सामने ऐसे लिखा जाता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स। अगर क्यूमुलेटिव है तो 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव है तो नॉन क्यूमुलेटिव लिख देंगे। जनरली क्यूमुलेटिव के आगे हम क्यूमुलेटिव लिख देते हैं, अगर क्यूमुलेटिव नहीं लिखा तो वो नॉन क्यूमुलेटिव ही है। तो जो प्रेफरेंस शेयर है वो नॉन क्यूमुलेटिव होता है ना, वही तो कह रही हूँ। आपने कहा अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। हाँ, तो फिर जब प्रेफरेंस शेयर लिखे तो वही तो बता रही हूँ कि जनरली हम क्यूमुलेटिव ही लिखते हैं अगर क्यूमुलेटिव होता है तो। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर वो क्यूमुलेटिव नहीं है तो वो नॉन क्यूमुलेटिव ही हो गया ना। तो क्यूमुलेटिव होगा तो मेंशन करना जरूरी है। ऐसे ही पार्टिसिपेशन में इसमें ब्रैकेट में लिखोगे सरप्लस प्रॉफिट। अब इसमें एक हो गया पार्टिसिपेटिंग, एक हो गया नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्या मतलब हुआ इसका? आइडिया लग रहा है? सरप्लस प्रॉफिट लिखा है मैंने, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब तुम्हें समझ में आया? 10% का मतलब क्या है? जो टोटल कैपिटल है उसका 10%। ओ भाई साहब, ये तो लूट ले। प्रॉफिट हुआ है उसका, प्रॉफिट का जितने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है, तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर 1 लाख है तो उसका 10% 10,000 मिलेगा, टोटल कैपिटल का नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, उस पर उन्हें उतना डिविडेंड मिलेगा। 10% का मतलब उतना डिविडेंड मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि अगर कभी सरप्लस प्रॉफिट हो गए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गए, और उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी कोई एक रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स किया था, उनको भी दे दिया, सबको दे दिया, फिर भी हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास बहुत सारे पैसे बच गए, तो हम बड़े दिलदार हैं, तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोला ले लो, तुम भी ले लो। ठीक है, मतलब आफ्टर प्रोवाइडिंग डिविडेंड to preference shareholders, to equity shareholders, if there is any surplus profit, then in that surplus profit, when preference shares participates, तो surplus profit का भी एक portion इनको मिलेगा। और profits में participate कर, अगर mention है कि वो participating है तो ही, वैसे वो non participating ही होते हैं। तो अगर participating होंगे तो they have to mention क्यों पार्टिसिपेटिंग होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी हो सकता है, 10% क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। तो मैं कोई तो पार्टिसिपेट करेगा कि कोई सरप्लस पे। अरे वो तो डिपेंड करता है ना कंपनी उस बेटा, मान लो 10% है, 12% है, 15% है, तो जो भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वो तो मिल गया उन्हें, उसको इक्विटी वालों को डिविडेंड मिला, फिर भी प्रॉफिट बच गया, जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, अब वो बच गया। अब रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद जो बचा, उसमें से अगर कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हम इन शेयर होल्डर्स को पैसा दे सकते हैं और एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दिस 10%, तो उसको जो शेयर करेंगे वो पार्टिसिपेटिंग होगा। अच्छा, वो उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ, अब वो कौन देगा की बात नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं, कौन देगा कौन नहीं देगा बिल्कुल दुनियाबंदी दिखा देता है। बिल्कुल नहीं दूंगा मैं तो, मतलब बिल्कुल कतई। अब ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, इसमें है कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टेबल। मतलब हम इन शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी अनदर कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में।
या इक्विटी शेयर्स में। मतलब ये भी हो सकता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, हम उन्हें कन्वर्ट कर दें 12%, 15% या 5% में। क्यूमुलेटिव है तो नॉन क्यूमुलेटिव में, पार्टिसिपेटिंग है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग में, कहीं भी इधर से उधर घुमा सकते हैं। ऐसी ऑप्शंस, और ऐसा कोई फोर्स नहीं होता, कंपनी ये ऑप्शन देती है कि हम इसमें कन्वर्जन दे रहे हैं, क्या आप कन्वर्ट करना चाहते हो? वो कहेंगे हाँ हम चाहते हैं, तो वो कर देंगे। वो नहीं करना चाहते तो कंपनी उनको फोर्स कभी नहीं कर सकती है, नो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर रिडेम्पशन, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब एक फिक्स टर्म के बाद 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी टेन्योर है, कंपनी जब इशू कर रही है तो बता देती है कि ये रिडीमेबल है। कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते समय बताना पड़ता है कि वो कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरीज लेके चल रही हैं, इसमें से ये बताना पड़ता है। फिर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। जनरली इरिडीमेबल शेयर्स नहीं इशू करती कंपनी, रिडीमेबल ही करती है। ठीक है, तो हाँ, मतलब एक टेन्योर होता है उनका, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी कंपनी चाहे, कंपनी बताती है। और उतने टाइम बाद उन्हें ये भी बताती है, जब हम रिडीम करेंगे तो हम 100 रुपये का अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो हम 100 रुपये के 100 रुपये ही देंगे, या हम 100 से ज़्यादा देंगे, 110 देंगे, ये भी कंपनी पहले से ही बता देती है। ठीक है, तो कंपनी को इनमें से कोई भी केस हो, उस केस को जब भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी, दे हैव टू मेंशन कि विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दे आर इशूइंग। हमारी अकाउंटिंग में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ थ्योरी एस्पेक्ट के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट भी है, सफिशिएंटली इनफ करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम थोड़ा सा पार्ट करें फिर क्वेश्चन करें, तो आपको अपने दिमाग को बहुत ओपन रखना है, कम थकाना है, जिससे कि आप एक दिन में ज़्यादा कंटेंट एब्जॉर्ब कर पाएँ। क्योंकि कंपनी में हम ये नहीं कर सकते कि छोटा सा कंपोनेंट किया और फिर हमने क्वेश्चंस कर लिए, छोटा सा कंपोनेंट किया फिर क्वेश्चंस कर लिए। इसमें हमें एक साथ काफ़ी सारा पढ़ना होगा, तब जाके हम क्वेश्चंस करने के लेवल पर आएंगे। ठीक है, चल नोट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब चाहे वो शेयर कैपिटल प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, हमारे पास शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है? बहुत सारे तरह की होती है। एक हमारे पास है ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। एक है इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? विच इज ऑथराइज्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लॉज होता है, उस कैपिटल क्लॉज में ये मेंशन होता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल which can be issued during its lifetime. पूरे लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल वो रेज कर सकते हैं। अब मान लो किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और सब उन्होंने 20 करोड़ की कैपिटल से अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में लिख दिया, बाद में वो बहुत अच्छा ग्रो कर गए, तो उसमें हम ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। देयर इज अ प्रोसेस, बट फिलहाल
जितने अमाउंट से हमने रजिस्टर किया दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड इसीलिए इसे हम रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर इश्यूड कैपिटल, अब जैसे कि मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल है 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हो गई? 10,000 शेयर्स है, एक शेयर 10 रुपीज का है, 1 लाख, तो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल आ गई 1 लाख। अब जरूरत हो ना हम सारे पैसे एक साथ मंगाएं, तो द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, तो इसका मतलब इशूड कैपिटल क्या हो गई? फॉर विच applications are invited from public through prospectus। हमने प्रोस्पेक्टस के थ्रू कितनी कैपिटल मंगाई है, दैट इज इशूड कैपिटल। मान लो हमने इसमें से 3,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितनी हो गई इशूड कैपिटल? 30,000। ठीक है, अब जरूरत होना है कि सब्सक्राइब कैपिटल यानी कि लोग उतना ही सब्सक्राइब करें जितना कि हम इशू कर रहे हैं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ऑल्दो आजकल काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, व्हेन यू अप्लाई ऑनलाइन तो वहाँ पे काउंटर भी चलता है और एकदम से क्लोज भी हो जाता है। जैसे कि तुमने देखा होगा कई बार फोन्स के भी ऐसे आने लग गए ना कि फ़ोन ओपन हुआ और 1 मिनट में सेल ख़त्म। ऐसे ही किसी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के थ्रू अपने इक्विटी शेयर्स इशू किए और विद इन मिनट इशू क्लोज, बट ऐसा बहुत कम कंपनीज है जो करती हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी पैसा एक्स्ट्रा आता है उस पैसे को रिफंड करने के लिए 90 डेज का टाइम होता है। अब तुम सोचोगे किसी कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो गया 90 डेज में, तो इधर से उधर टोपी घुमा के कितना पैसा बना सकते हैं? बना सकते हैं कि नहीं? तो जनरली कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं कि वो इस तरह के काउंटर्स लगाएं, बट कुछ कंपनीज ऐसा सोचते हैं कि अरे छोड़ो हमें एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, जितने हैं, क्योंकि ये भी तो एक अपना शो ऑफ है मार्केट में। भैया हमने इशू लॉन्च किया 2 मिनट में खत्म, ये भी तो एक अपनी ऐश होती है ना, क्या कहते हैं इसे? फ्लैक्स। यार तुम्हारी लैंग्वेज में चाहती थी फ्लैक्स, पहले स्वैग बोला करते थे, स्वैग पुराना वर्ड हो गया ना, अब फ्लैक्स हो गया। तो वो भी तो कंपनी को दिखाना होता है, बट कुछ कंपनीज लगता है कि पहले आने दो, कितना एक्सेस आता है। वो उनका फ्लैक्स होता है कि हमारे पास 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम 15 टाइम, रिलायंस जैसे है उसका 20 टाइम्स एक्स्ट्रा आया, वो उसका अलग था मामला। तो हम लोग को तो सिर्फ अकाउंटिंग करनी है। हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल वो है फॉर विच एप्लीकेशंस are received from public। पब्लिक से कितनी रिसीव हुई हैं? तो your issued capital can be equal to subscribed capital, your issued capital can be more than subscribed capital, your issued capital can be less than subscribed capital। ये तीनों केसेस हो सकते हैं। इन तीनों केसेस के बारे में हम अभी अलग से पढ़ेंगे, पहले हम आगे के कैपिटल के टाइप्स कर लेते हैं। हम अभी मान के चल रहे हैं कि ये पूरे 30,000 ही हमें मिले हैं, हम इसको अभी सिंपल वे में रख के चल रहे हैं, ये वाला केस। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना पैसा हम मंगा रहे हैं वो सारा एक बार में मंगाएं, मतलब पूरे 10 रुपीज़ एक बार में मंगा भी सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी।
तो हमने उसको पार्ट्स में मंगा लिया। कैसे पार्ट्स में मंगाया? हमने कहा कि भाई जब आप लोग अप्लाई करो ना तब आप 3 पर शेयर दे देना, ठीक है जी। फिर जब हम कंफर्म करेंगे ना, मतलब मैं कंपनी हूं अगर और तुम सारे हो एप्लीकेंट्स हो, जब तुम अप्लाई कर रहे हो मेरी कंपनी में शेयर, तो तुम 3 रुपए जितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से 3 रुपए एक शेयर पे दे देना। फिर जब मैं कंफर्म करूंगी कि मैंने शेयर्स दे दिए, अलॉट कर दिए तुम्हें, तो अलॉटमेंट के बाद तुम मेरे को 2 रुपए दे देना पर शेयर। मैंने 10 रुपए को ब्रेक कर दिया। 3 रुपए जब तुम अप्लाई करोगे तब दे दोगे। मान लो तुमने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो तुमने 30 रुपीज दोगे। तुमने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो मुझे 150 रुपीज दे दोगे, सिंपल। फिर 2 रुपीज दे दोगे जब मैं तुम्हें कंफर्म करूंगी कि नाउ दिस मच शेयर्स अलॉटेड टू यू। फिर उसके बाद कॉल से स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट कॉल, सेकंड, जो भी लास्ट कॉल होगी वो उसके आगे फाइनल लिखना जरूरी है। मान लो फर्स्ट कॉल है ₹1 पर शेयर, ठीक है ना, और ये है ₹4 पर शेयर, तो हो गए पूरे 10 रुपए। कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तभी कंपनी को ये बताना जरूरी है कि वो किस हिसाब से पैसे मंगाने वाली है, ठीक है। अब कॉल्ड अप कैपिटल, मान लो अमाउंट पार्ट ऑफ फेस वैल्यू which is called from public, from shareholders। जब तक आपने अप्लाई किया था कंपनी में, आप एप्लीकेंट थे। जैसे ही कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, आप शेयर होल्डर्स बन गए। तो कितना शेयर होल्डर से मंगाया है? मान लो अप टू फर्स्ट कॉल मंगाया है, तो इसका मतलब कितने शेयर्स थे? 3000 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹6 ईच। ये कॉल्ड अप हुआ ना। 4 रुपए तो अभी मंगाए नहीं हमने, तो 6 रुपीज ही मंगाए हैं अभी तक तो कॉल्ड अप हो गया 18,000। समझे? हमने फाइनल कॉल नहीं मंगाई, अभी 6 रुपए मंगाए ना, तो हो गया 18,000। अप टू फर्स्ट कॉल है ना? अप टू फर्स्ट कॉल, हाँ, अप टू फर्स्ट कॉल। तो 6 रुपए मंगाए, कॉल्ड अप हो गया। सब ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं अभी कुछ सस्पेंस खुलने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही चल रहा है मामला सही। कोई सस्पेंस, सबके चेहरे ऐसे हो रहे हैं जैसे अभी कोई सस्पेंस खुलेगा, कुछ तो धमाका हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। अब हुआ ये है कि एक सार्थक शेयर होल्डर था, उसके पास 200 शेयर्स थे, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, ठीक है। तो हमारे कॉल्स इन अरियर्स हो गए। कितने हो गए? 200 इंटू 1, 200 रुपए। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, इसने पे नहीं किए। अब इसने पे नहीं किए तो क्या हो रहा है? जितना भी कॉल्ड अप था उसमें से कॉल्स इन अरियर्स माइनस कर दिए, तो हमारे पास आ गई पेड अप। मतलब ये जो 18,000 था इसमें से 200 माइनस कर दिए, 17,800। तो पेड अप जो एक्चुअली रिसीव्ड हुई है, ओके, जो एक्चुअली रिसीव्ड हुई है वो पेड अप हो गई। समझ में आई कहानी? ऐसे 200 रुपए बचे हुए थे। बचे थे जो इसने पे नहीं किया। इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, और हमें ये भी नहीं कह रहे कि पे नहीं करेगा, कर देगा बाद में, बच्चा अच्छा है, कर देगा, बट अभी फिलहाल नहीं की। तो एट प्रेजेंट वो हमारे एरियर्स हैं
और वो हमने अपने कॉल्ड अप में से माइनस कर दिया, तो जो बचा हुआ है वो पेड अप हो गया। कॉल्ड अप होता है जो मिलने वाला है। हाँ, जो कंपनी ने मंगाया, पेड अप जो कंपनी को मिला। ठीक है, समझ में आई कहानी? कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक सोच लो, देख लो, समझ लो। हाँ लो, देखो आराम से। आंटी मतलब जो 18,000 है जो मिलने वाला है, उसका ही पार्ट है ना जो 200 में हाँ, नहीं मिला तो नहीं मिला तो माइनस क्यों कर रहा है? क्योंकि वो नहीं मिला ना, अरियर्स है ना वो हमारे लिए, हमारे आउटस्टैंडिंग। मेरे लिए, मैं कंपनी हूं ना, मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है। तुमने नहीं दिया तो आई हैव टू रिसीव दैट मनी फ्रॉम यू, मुझे मिली नहीं ना। मैंने कॉल्ड अप किया था इतना पैसा, इसमें से इतना मुझे नहीं मिला। तेरे लिए बात थोड़ा ना कर रही हूँ, मेरे लिए एसेट है। हाँ, तो मैंने कब कहा लायबिलिटी है? नहीं तो वो माइनस क्यों कर रहे हो उसमें से? क्योंकि हमें मिली नहीं। हमें ये देखना है कि पेड अप कैपिटल कितना अमाउंट है जो हमें रिसीव हो चुका है। अच्छा, रिसीव हो चुका है। पेड अप का मतलब होता है, कॉल्ड अप का मतलब है हाउ मच अमाउंट कंपनी कॉल्ड फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम शेयर होल्डर्स, एंड पेड अप मीन्स हाउ मच अमाउंट कंपनी रिसीव फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है, सब्सक्राइब क्या करेंगे? सब्सक्राइब जिसके लिए एप्लीकेशन, हमने 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई थी, दैट इज सब्सक्राइब। नहीं सॉरी, वो इशूड है। सब्सक्राइब जितने के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। अभी इस केस में मान के चल रहे हैं हमने 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई थी, 3000 एप्लीकेशंस आ गई, 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई। एप्लीकेशन 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि एक एप्लीकेंट सिर्फ एक ही शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा। हो सकता है तुमने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसने 100 के लिए किया, उसने 500 के लिए, उसने 700 के लिए। मतलब इशू कैपिटल की जो हमने इनवाइट किया पब्लिक को जितने एप्लीकेशन के लिए, और सब्सक्राइब की जो आ गई। हाँ, ठीक है, ये कॉल्स इंस्टॉलमेंट्स हैं बेसिकली। ये जरूरी नहीं है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल भी हो सकती है। हो सकता है सिर्फ फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल ना हो सकता है फर्स्ट कॉल भी ना हो, सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो सकता है अलॉटमेंट भी ना हो, सारा एप्लीकेशन पे ही मंगा ले। कंपनी की पॉलिसी है ये। ठीक है, लास्ट हमारे पास है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब है which is called only at the time of winding up of company। जब कंपनी को वाइंड अप करना होता है कंपनी, तो ये पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल में ही हम स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर है, इसमें से ये 1 रुपया या 2 रुपए हम रिजर्व करके रख देते हैं कि ये हम नहीं मंगाएंगे, अभी हम बचा हुआ पूरे 8 रुपये या 9 रुपये मंगाएंगे, ये हम नहीं मंगाएंगे। दिस विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जो कि कंपनी कभी नहीं चाहती कि उन्हें मंगाना पड़े, क्योंकि कोई भी कंपनी गोइंग कंसर्न पे ही चल रही है, वो क्यों चाहेगी। फिर भी प्रिकॉशनरी तो रखना ही पड़ता है, हम प्रूडेंस को भी फॉलो करते हैं। प्रूडेंस को फॉलो करेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें एंटिसिपेट तो रखना पड़ेगा इस तरह का। तो इसलिए हम सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व कैपिटल भी बना लेते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट अकाउंटेड एनीवेयर, ऐसा कहीं नहीं होता कि इसको कहीं अकाउंटिंग करना है, नोवेयर। ठीक है, हाँ, हम जब फुटनोट्स बनाते हैं, कंपनी की डिस्क्रिप्शंस देते हैं, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स लिखते हैं, तो हम जरूर मेंशन कर देती है कंपनी, फुल डिस्क्लोजर की वजह से। ठीक है, चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.